हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कथाकार। यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास प्रस्तुत करूँगी। फ़िलहाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की उपन्यास वन वे स्ट्रीट। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपके मनपसंद उपन्यास के नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद। अगले रोज़ जब मैं सोकर उठा तब 11 बज चुके थे। सबसे पहले मैं नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, फिर अंडे, डबल रोटी और चाय का ब्रेकफास्ट किया और फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स फ़ोन करके यादव के पास अपनी सलामती की हाजिरी लगवाने की कोशिश की, जो कि कामयाब न हो सकी। यादव अपनी सीट पर नहीं था, वो फील्ड में कहीं गया था। उस रोज़ जब मैं घर से निकला तो मेरे साथ मेरी लाइसेंस शुदा 38 कैलिबर की स्मिथ एंड वेसन वाली रिवॉल्वर थी। पिछली रात के वाक़यात की रूह में मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरे ऊपर कभी भी कहीं भी हमला हो सकता था। अपनी कार पर सवार होकर मैं पूसा रोड पहुंचा। वहाँ एक बार फिर मैं दिनेश वालिया के बरसाती अपार्टमेंट के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कौन? मुझे भीतर से वालिया की आवाज़ आई। पिछली बार की तरह इस बार आवाज़ में ऊँग या झुंझलाहट का समावेश नहीं था, जो कि अच्छी बात थी। ज़रूर वो भीतर अकेला था और ऐसा ही मैं चाहता था। मैं उससे अकेले में ही बात करना चाहता था। कोहली, मैं बोला। सुधीर कोहली। ओह नो, नॉट अगेन। खोलो। कोहली, तूने वादा किया था कि तू लौट के नहीं आएगा। खोलोगे तो जानेगा ना कि मैं क्यों लौट कर आया हूँ। अच्छी बात है। दरवाज़ा खुला। मुझे भीतर बुलाने की जगह उसकी मर्ज़ी खुद बाहर निकलकर मेरे से बात करने की थी, लेकिन उसके चौखट से बाहर कदम रखने से पहले ही मैंने भीतर कदम डाल दिया और उसे परे धकेलकर पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। यार, ये तो हद है। तुम तो मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान न दिया। मैंने देखा कि उस रोज़ वो लुंगी लपेटे होने की जगह तरीके से कपड़े पहने था। अपार्टमेंट के स्टूडियो वाले हिस्से में वो लड़की विपाशा संपूर्ण नग्नावस्था में बाहें सिर से ऊपर उठाए एंड वही पोज बनाई थी जो कि कैनवस पर अंकित था। एक ऊंचे स्टूल पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने हाथ नीचे गिरा लिए। स्टूल पर उतरकर एक फर्श पर पड़ा एक तौलिया उठाकर उसने अपने जिस्म से लपेट लिया और फिर बड़े ही असहिष्णुतापूर्ण भाव से मेरी तरफ देखा। मैंने उसको विश किया तो जवाब देने की जगह वो मुंह बिचका कर परे देखने लगी। मैंने नोट किया कि कैनवस पर लगी तस्वीर लगभग तैयार थी, यानी कि उस रोज़ चेंज के लिए कलाकार कला के ही हवाले था। अब क्या है? वालिया भुनभुनाया। वही है जो पहले था। यार, ये तो ज्यादती है। वालिया, क्यों स्लेव ड्राइवर की तरह काम लेता है इस नन्ही सी जान से? ज़रा हाल देख उसका। पेट अंदर धंसा हुआ है, पसलियाँ दिख रही है, पता नहीं कब से पेट में कुछ गया नहीं। एक क्षण ठिठक कर मैंने जोड़ा, मुंह के रास्ते। लड़की ने निगाहों से भाले बरसाते हुए मेरी तरफ देखा। इसे लंच पर भेज। वाले उसकी तरफ घूमा और बड़े लाचार स्वर में बोला, लंच पर जा। अभी तो 12 भी नहीं बजे। जा। तुम कहते थे कि कैनवस पर सिर्फ 1 घंटे का काम बाकी है, पहले काम मुकम्मल करो। लेकिन इसे बोलो 1 घंटे बाद आए, या इसके सामने ही काम मुकम्मल करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और उसने तौलिया एक तरफ फेंका और वापस स्टूल पर बैठ गई। मुझे मुझे एतराज़ है, मैं बोला। उसने तिरस्कारपूर्ण भाव से मेरी तरफ देखा और फिर बोली, ज़रूर छक्के हो। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बोला। मैं सच्ची बात का भी बुरा नहीं मानता। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। वो बोली, यानी कि मानते हो? हाँ, मानता हूँ। नाउ गेट अलोंग। कपड़े पहन। वालिया उतावले स्वर में बोला, जल्दी कर। कपड़े पहन। वो कलप कर बोली, कपड़े उतार, खड़ी हो, बैठ जा, पेट अंदर, छाती बाहर, हाथ ऊपर, घुटने नीचे। ओ माय गॉड, पैसे कमाने ज़रूर कोई आसान तरीका भी होगा इस दुनिया में। सॉरी हनी, वालिया खेदपूर्ण स्वर में बोला। वो क्या है कि मुझे मालूम है वो क्या है। इस आउट ऑफ ऑर्डर आदमी के सामने तुम मजबूर हो। तुमसे हमदर्दी है। थैंक यू। फिर जैसे मेरा मुंह छुड़ाने के लिए उसने वही मेरे सामने कपड़े पहने। सी यू डैडियो। फिर वो मीठे स्वर में बोली, सी यू। वालिया जबरन जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, यू आर अ ग्रेट गाय, आई लव यू। थैंक यू हनी।
मुझे तुम्हारे जैसे ही मर्द पसंद है। उसने एक तिरस्कारपूर्ण निगाह मेरी तरफ फिर डाली। मैं बड़े सब्र से मुस्कुराया। उम्र दराज आदमी अचार की तरह होता है, मीठा, खट्टा और तीखा, मालूम? उसने फिर मेरी तरफ देखा। तेरे से पूछ रही है। मैंने वालिया को कूनी मारी। यस यस, वालिया हड़बड़ाया सा बोला। नाउ गेट अलॉन्ग। लौट के कब आओ? मैं फ़ोन करूँगा। मैं घर नहीं जा रही, तुम फ़ोन करना। ठीक है। वो तनकर मेरे करीब से गुजरी। उस घड़ी मुझे लगा जैसे उसने होठों में बुदबुदाकर फिर मुझे छक्का कहा हो। मैंने बड़े सब्र के साथ उसके रुखसत होने का इंतज़ार किया। अब क्या है? पीछे वाले आशंकित भाव से बोला। कोई पंगा तो खड़ा नहीं कर दिया मेरे लिए? नहीं। पक्की बात? हाँ, अभी कोई पंगा खड़ा नहीं हुआ है तुम्हारे लिए। हे भगवान, तो क्या आगे होगा? चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। क्या मतलब? अभी समझ में आता है। पहले मुझे एक हाथ बात का जवाब दो। अब जवाब देने को क्या बाकी है? जो कुछ मुझे मालूम था मैंने तुम्हारे पहले फेरे में ही बता दिया था। ठीक, अब मैंने कुछ बताना है। क्या? जो तुझे नहीं मालूम। अरे क्या नहीं मालूम मुझे? वालिया, तुझे ये नहीं मालूम कि जहाँ तूने मुझे भेजा था वहाँ क्या बीती थी? कहाँ भेजा था? अच्छा, इतनी नादानी। तुम स्टेटस बार की बात कर रहे हो? हाँ। तुम गए थे वहाँ? और क्यों ना जाता? क्या हुआ था वहाँ? संतोष सिंह मिला था? मिला था। तो अखबार नहीं पढ़ते हो? पढ़ता हूँ। क्यों? तो फिर अखबार में संतोष सिंह की मौत की खबर तुमने क्यों नहीं पढ़ी? वो मर गया? हाँ, उसी रात को जिस रात में मैं स्टेटस बार गया था। बाय गॉड, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। ज़रूर अखबार मैंने लापरवाही से पढ़ा होगा या मेरे वाले अखबार में संतोष सिंह का नाम नहीं छपा होगा। हुआ क्या उसे? कैसे मर गया? गोली खा गया बेचारा, शूट कर दिया। तो तुमने किया ऐसा? मैंने नहीं, किसी और ने मारा। उसे भी और उसके एक जोड़ीदार को भी। हे भगवान, डबल मर्डर! यार हुआ क्या था? मैंने बताया। यानी कि वो हक्का बक्का सा बोला। किन्हीं नामालूम लोगों ने वहाँ पहाड़गंज की उस गली में संतोष सिंह और उसके जोड़ीदार को शूट कर दिया और तुम्हें अगवा करके लेके गए। हाँ। कौन थे वो लोग? तुम बताओ। मैं बताऊँ? मैं कैसे बताऊँ? मुझे क्या मालूम वो कौन थे? अपना कोई अंदाज़ा ही बताओ। मेरा कोई अंदाज़ा नहीं। मेरे भाई, मेरा यकीन कर। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से, पुरानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखते लोगों से मुकम्मल तौर से किनारा कर चुका हूँ। तो फिर तुमने अभी ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोई पंगा तो खड़ा नहीं कर दिया? वो तो वो तो क्या वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। वालिया, हकीकत ये है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं, तुमने मेरे लिए पंगा खड़ा किया था। क्या? क्या कहते हो? अब बोलो, तुमने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले ली और बड़े अर्थपूर्ण भाव से उसका चैम्बर घुमाया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो थूक निकलता हुआ बोला। क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या चाहते हो तुम? हकीकत। हकीकत जानना चाहता हूँ मैं। क्या? उस रोज़ मेरे यहाँ से जाने के बाद तुमने मेरी बाबत किसी को खबर की थी? ज़रूर तुमने किसी को बताया था कि मैं हरीश पांडे के कत्ल का रिश्ता लोकल नारकोटिक्स ट्रेड से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे भी हरीश पांडे की तरह राह पर रुखसत के लिए किए जाने का इंतज़ाम किए गए थे। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने संतोष सिंह को कुछ नहीं कहा था, वो भयभीत भाव से बोला। संतोष सिंह का तो नाम किसने लिया? क्या मतलब? मैंने ये कब कहा कि मेरी बाबत तूने संतोष सिंह को बताया था? संतोष सिंह को तो हो सकता था कि तू चाहकर भी ना बता पाता। तो तूने किसी और को खबर की? तूने उस डोप पुशर के ऊपर किसी को मेरी बाबत आगाह किया था। तू तू पागल है। मैं ऐसे किसी शख्स को भला कैसे जान सकता था? तू जान सकता था। एक ही थैली के चट्टे बट्टे बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत कुछ जान सकने की पोजीशन में होते हैं। तू बिल्कुल ही पागल है। जानता है तू क्या कह रहा है? तू मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं
मैं भी नारकोटिक्स ट्रेड में शामिल हूँ। मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। साले तो खुद डोप एडिक्ट था, इसीलिए इस धंधे की तमाम ऊंच नीच जानता है, ऊपर से कलाकार है। तेरा ये शगल इस मामले में तेरी सबसे बड़ी ओट है। कलाकार लोगों की स्वाभाविक रुचि नशे में होती है, इसलिए कोई ये तो सोच सकता था कि तू ड्रग एडिक्ट था, लेकिन कोई सपने में ये नहीं सोच सकता था कि ड्रग एडिक्ट से प्रमोट होकर तू ड्रग डीलर बन गया था। यानी कि तू इस बात पर कायम रहता कि तू सुधर चुका था और ड्रग ट्रेड के संदर्भ में किसी की तवज्जो तेरी तरफ नहीं जा सकती थी। उसने जोर से थूक निकली। अब बोल, माल कहाँ रखता है? तू पागल है। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसकी नाक से ठकठकाई। वो पीड़ा से बिलबिलाया। उसकी आंखों में भय की छाया तैर गई। जान से मार डालूंगा, मैं दांत पीसता हुआ बोला। तूने मुझे मरवाने की कोशिश की थी, इसलिए तेरी जान लेने का मुझे पूरा अख्तियार है। साले, तू इसीलिए जिंदा है क्योंकि मुर्दा तो मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन अगर मैं तुझे मारूंगा तो तेरे प्राण तिल तिल कर निकलेंगे। उसके गले की घंटी जोर से उछली। तू तू चाहता क्या है? अपने उस बाप को फोन लगा जिसे तूने मेरे बाबत पहले खबर की थी। फोन लगाऊं? पहले भी फोन ही लगाया होगा, या खुद पहुंच गया था कहीं? उसने जवाब न दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जिस शख्स से पहले बात की थी उससे फिर बात कर। मैंने किसी से बात नहीं की थी, बराबर की थी। अच्छी सब जबरदस्ती है। जब मैं कहता हूँ कि तेरी क्या बात है, तू तो बहुत कुछ कह सकता है सिवाय सही बात के। सही बात क्या है? वो तनिक दिलेरी से बोला। अगर इतना ही ज्ञानी है तो बता, मैंने किससे बात करी थी और अब किससे बात करूं? मैं खामोश रहा। मुझे खामोश पाकर वो और दिलेर हो गया। बता किससे बात करूं? वो चैलेंज भरे स्वर में बोला। मैंने अपलक उसकी तरफ देखा। उसने बड़ी दृढ़ता से मेरी निगाह से निगाह मिलाई। पीपट को फोन लगा, मैं धीरे से बोला। तत्काल उसके चेहरे का रंग उड़ा। मैं समझ गया कि अंधेरे में छोड़ा तीर निशाने पर बैठा था। या मैंने ब्लफ को और आगे बढ़ाया। उसके बॉस को फ़ोन लगा। उसका रंग और भी फक पड़ गया। मैंने पीपट को सिर्फ एक ही बार देखा था। तब देखा था जबकि मुझे उसका नाम लक्ष्मीकांत सिब्बल बताया गया था और पार्क होटल में दाखिल होता दिखाया गया था। तब वो मुझे हल्का आदमी लगा था और उसी बात ने मुझे ये सोचने पर प्रेरित किया था कि वो टॉप का आदमी नहीं हो सकता था। अब पीपट के कथित बॉस के जिक्र पर वालिया का कोई प्रतिवाद न करना मेरी उस सोच की पुष्टि कर रहा था। कितनी ही देर खामोशी छाई रही। कोहली, वो धीरे से बोला, समझ ले कि तेरी जिंदगी घड़ियां खत्म हुई। देखते हैं किसकी ज़िंदगी की घड़ियां ख़त्म होती है, मैं बोला। तू पीपट या उसके बॉस को फ़ोन लगा और उसे बोल कि तेरे पास उसके लिए मेरा एक संदेशा है। क्या संदेशा है? उसे बोल कि माल कहाँ गर्क हो गया है, या आज की तारीख में अगर किसी को मालूम है तो वो शख्स मैं हूँ। मैं, सुधीर कोहली, द ओनली वन। मैसेज समझ गया? तो बिल्कुल ही अपनी मौत बुला रहा है। ये बात कहकर तू खुद अपने हाथों से अपनी मौत के हुक्म को मोहर बंद कर रहा है। वैसे शायद बच जाता, वैसे शायद तेरा कोई लिहाज कर देता, लेकिन अब तेरी मौत निश्चिंत है। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। जब तक वो तोपखाना मेरे पास है तब तक नहीं। अब बोल क्या कहता है? तेरे भले के लिए कहता हूँ। इस बाबत खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। जो हुआ उसे कतई भूल जा। भूल जाओ कि हरीश पांडे अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, भूल जा। इसी में तेरी भलाई है। मरने वाले के साथ मरना कहाँ की दानिशमंदी है। तू क्यों अपनी निश्चित मौत को आवाज़ दे रहा है? बक मत। जो कह रहा हूँ वो कर। मेरा संदेशा आगे पहुँचा। ठीक है। मैंने रिवॉल्वर जेब में रखी और वापस लौट पड़ा। मैंने बम लगा दिया था। उसके पलीते को आग दिखा दी थी और अब सिर फूटने का इंतज़ार था। मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा। यादव अपने ऑफिस में मौजूद था। कहाँ हो भाई? मुझे देखते ही बोला। भूल गए? तुम्हें क्या हिदायत दी थी? नहीं भूला। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला।
11 बजे फ़ोन किया था। पता चला साहब फील्ड ड्यूटी पर थे। अपना नाम छोड़ा होता। गलती हो गई, सॉरी। और क्या खबर है? कोई खास खबर नहीं। यानी कि अभी भी भटक ही रहे हो? हाँ। भटकने की भी कोई दिशा होती है? किधर भटक रहे हो? उस सवाल का छोटा मोटा जवाब देना ज़रूरी था। न देता तो वो समझ जाता कि मैं कुछ छुपा रहा था। मैं पांडे की मौत के संदर्भ में, मैं बोला, हेरोइन वाले एंगल को चेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेरोइन वाला एंगल? इस वजह से कि उसके मुंह पर लगी हुई लिपस्टिक में प्योर हेरोइन के कण पाए गए थे। हाँ। पिछले दिनों मैंने दिल्ली के उन इलाकों में काफ़ी चक्कर लगाए हैं जो कि डोप पुशिंग के मामलों में काफ़ी मशहूर है, जैसे जामा मस्जिद, पहाड़गंज, संजय अमर कॉलोनी, मजनू का टीला वगैरह। पहाड़गंज के एक बार में तो मैं खुद एक ड्रग एडिक्ट का बहरूप धारण करके गया था, लेकिन कोई डोप पुशर से मैं नहीं टकराया। मैं किसी डोप पुशर को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सका। पहाड़गंज के कौन से बार में गए थे? स्टेटस बार। किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ हेरोइन मिलती थी, लेकिन मेरी खबर गलत निकली। स्टेटस बार? उसने नाम दोहराया। अच्छा इत्तेफाक है। क्या इत्तेफाक है? स्टेटस बार के किशनलाल नाम के एक बारमैन के साथ कल एक हादसा हो गया। अस्पताल में है, शायद ही बचे। क्या हुआ? जीटी रोड पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के करीब वो सड़क पर गिरा पड़ा पाया गया था। कुछ चश्मदीद गवाहों का कहना है कि वो तेज़ रफ्तार ट्रक से गिरा था। एक गवाह ने तो ये तक दावा किया है कि उसे ट्रक से धक्का दिया गया था। अरे, यानी कि किसी ने उसे यूं जान से मार डालने की कोशिश की थी। अगर सच में धक्का दिया गया तो बात यही थी, खुद गिरा था तो बात और थी। ओह, अगर वो खुद गिरा था तो हैरानी है कि ट्रक वालों को उसके गिरने की खबर न लगी। तब न लगी तो बाद में उन्हें पता लगा होता कि वो शख्स ट्रक में मौजूद नहीं था। हो सकता है कि वो शख्स उनका साथी न हो और उनकी जानकारी के बिना पीछे ट्रक में सवार हो। क्यों? जवाब में मैंने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। वो पहाड़गंज के एक बार में बारमैन था। रात को वो ट्रांसपोर्ट नगर में क्या कर रहा होगा? और क्यों वो चोरों की तरह किसी ट्रक में सवार हुआ होगा? स्टेटस बार में उसके बाबत पूछताछ की होती। क्यों भाई, बच्चे पढ़ा रहे? यानी कि की थी। हाँ, मालूम हुआ था कि वो उसकी साप्ताहिक छुट्टी का दिन था। ओह, अफसोस की बात यह है कि उसे ट्रक से गिरता देखने वाले तो कई निकल आए थे, लेकिन ऐसा एक भी शख्स सामने नहीं आया जिसने ट्रक का नंबर नोट किया होगा। फिर तो वो होश में आएगा तो ही कुछ बताएगा। अगर होश में आएगा तो। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बेहोशी में ही उसकी चल हो जाने की ज़्यादा संभावना है। गुड। क्या? कुछ नहीं। कुल ये स्टेटस बार वही बार है जिसके करीब एक अंधेरी गली में 3 दिन पहले संतोष सिंह नाम के डोप पुशर की लाश पड़ी पाई गई थी। तो उसी के बारमैन के साथ अभी हादसा गुजरा। इत्तेफाक की बात है? इत्तेफाक की बात है या उन दोनों वाक़यात का आपस में कोई रिश्ता है? तुम बताओ। उसने उत्तर न दिया। कोई और ऐसी ही करारी खबर? विषय परिवर्तन की नीयत से मैं बोला। वो भी है। क्या? कल रात बुराड़ी के इलाके में खूब गोलियां चली, जिन्हें सुनकर इलाके के किसी बाशिंदे ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। फ्लाइंग स्क्वाड की एक गाड़ी वहां पहुंची तो वहां गोलियों से भींधी 4 लाशें पड़ी पाई गई थी। कोई उन चारों को मार के भाग गया? आपस में लड़ मरे। मुठभेड़ जैसा माहौल था वहां। हे भगवान, कहीं दिल्ली भी बॉम्बे स्टाइल गैंग वॉर्स का अखाड़ा तो बनने नहीं जा रहा? तुम्हारा तो इन वाकयात से कोई रिश्ता नहीं। खामखा। मैं क्या कोई गैंगस्टर हूँ? सवाल का जवाब दो। नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। कोहली, मुझे तुम्हारी जान वैसे ही खतरे में दिखाई देती है। अगर इन बातों से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो समझ लो कि तुम्हारी मौत निश्चित है। लिहाजा मैं तुम्हारे पास डेली हाजिरी लगाना बंद कर दूँ? भले ही कर दो, लेकिन जो कुछ आजकल कर रहे हो उसकी कोई एक समरी बनाकर पीछे ज़रूर छोड़ जाना, ताकि बाज़रिया पुलिस तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा काम जारी रख सके। ख्याल बुरा नहीं है, मैं सोचूंगा इस बारे में। मैं काहे खड़ा हुआ।
जल्दी ही तुम्हें एक चिट्ठी मिलेगी जिसमें ये दर्ज होगा कि मैं ऐसा कोई हल्फनामा मैं अपने पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। बढ़िया। मैं वहाँ से रुखसत हुआ, दरवाजे के करीब पहुँचकर ठिठका और फिर वापस लौटा। अब क्या है? यादव भुनभुनाया। लिपस्टिक फिर याद आ गई, मैं बोला। क्या मतलब? तुम्हारी पुलिस लैब में उससे जांचने परखने की कोशिश की जा रही थी। अभी कोई नतीजा निकला या नहीं? निकला? निकला? फिर भी कुछ ना बताया? क्यों भाई? तुम कोई बात भूल सकते हो तो क्या मैं नहीं भूल सकता? क्या नतीजा निकला? उस लिपस्टिक की शिनाख्त हो गई है। हमारा एक्सपर्ट कहता है कि वो एक U5C स्प्रे शेड की लॉरियल ब्रांड की फ्रेंच लिपस्टिक है जो 1000 रुपये की आती है। ऐसी लिपस्टिक वो लड़की लगाई थी जिसने कि पांडे को मौत के चुंबन से नवाजा। ऐसा ही जान पड़ता है। 1000 रुपये कीमत की फ्रेंच लिपस्टिक लगाने वाली कोई मामूली लड़की तो नहीं हो सकती। जाहिर है। लेकिन पांडे तो मामूली आदमी था, फिर ये जुगलबंदी क्यों कर मुमकिन हुई? तुम बताओ। मैं क्या बताता? मैं खामोशी से फिर वहाँ से रुखसत हुआ। कैनॉट प्लेस पहुँचा। वहाँ की एक बड़ी कॉस्मेटिक शॉप में मैं उस लिपस्टिक के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वहाँ उपलब्ध थी। 1000 रुपये का गम खाकर मैंने लॉरियल ब्रांड की उस फ्रेंच लिपस्टिक का SU5C स्प्रे शेड खरीदा। अपनी कार में लौटकर मैंने हर मुमकिन तरीके से उस लिपस्टिक का मुआयना किया। कोई कसर छोड़ी तो बस उसे अपने होठों पर लगाने की ही कोशिश छोड़ी। अलबत्ता वैकल्पिक काम जो मैंने किया वो उसे बाएं हाथ की पीठ पर घिसकर देखने का था। आखिरकार वो लिपस्टिक मैंने अपनी जेब के हवाले की। मैं अब आश्वस्त था कि एक निगाह में मैं उस शेड की लिपस्टिक से सजी किसी भी सलोनी को पहचान सकता था। मैं ऑफिस पहुंचा। रजनी अपनी सीट पर मौजूद थी। उसके पीछे उसकी खोपड़ी से रिवॉल्वर की नाल सटाए एक आदमी खड़ा था। रजनी ने भयभीत भाव से पहले मेरी तरफ देखा और फिर मेरे कक्ष के बीच के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे समझते देर न लगी कि वैसा ही कोई मवाली, एक या एक से ज़्यादा, भीतर भी मौजूद था। यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है, रिवॉल्वर वाला बोला। दरवाज़ा बंद करके भीतर से चिटकनी चढ़ा दो और शीशे पर क्लोज की तख्ती लगा दो। तुम्हारी ये मजाल? मैं भड़का। यूँ दिन दहाड़े? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा साहब जी, लड़की को गोली मार दूंगा। मैं फिर न बोला। तत्काल मैंने उसके आदेश का पालन किया। उस वक्त साफ जाहिर हो रहा था कि मेरी जेब में मौजूद रिवॉल्वर मेरे किसी काम न आने वाली थी। बीच का दरवाज़ा खोलकर मैंने अपने कक्ष में कदम रखा। सबसे पहले मुझे अपनी तरफ तनी एक रिवॉल्वर की नाल दिखाई दी। फिर नाल पकड़े हाथ और हाथ का मालिक दिखाई दिया, जो कि मेरी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पसरा बैठा था। वो नोरा था। एक दूसरा आदमी खामोशी से मेरी फ्लाइंग कैबिनेट टटोल रहा था। उस आदमी को मैंने तत्काल पहचाना। वो शख्स था जिसे मैंने और पांडे ने प्रिया सिब्बल की मौजूदगी में एक टैक्सी पर पार्क होटल पहुंचते देखा था, जिसे प्रिया ने अपने पति लक्ष्मीकांत सिब्बल बताया था। लेकिन वास्तव में वो हरमेश पीपट नाम का आदमी था। उस वक्त वो तब से कहीं बेहतर पोशाक पहने था, जबकि वो हमें पार्क होटल के बाहर दिखाया गया था। नोरा ने भावहीन ढंग से रिवॉल्वर की नाल से मुझे बैठ जाने का इशारा किया। हमारे यहाँ, मैं बोला, मेहमान का इस्तकबाल वर्टिकल पोजीशन में किया जाता है। मेहमान? नोरा की भवें उठी। पीपट। नोरा सक पकाया। फाइलिंग कैबिनेट से उलझा शख्स साफ साफ चौंका। उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। क्या नाम लिया? वो बोला। पीपट, मैं बोला। हरमेश पीपट। कैसे जाना? आई एम ए डिटेक्टिव, रिमेंबर? चलो, अच्छा है कि हम अब सब एक दूसरे को जानते हैं। नूरा से पहले ही मिल चुके हो, अब मेरे से भी मिल लिया है। और तुम मेरे से? जाहिर है। यहाँ क्या हो रहा है? बैठ जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? क्यों तुम लोग? मिस्टर कोहली, नोरा के हाथ में रिवॉल्वर है और उसका गुस्सा खराब है। क्या करेगा इसका गुस्सा?
मारने तो मुझे लगा नहीं। क्यों भला? इसी से पूछो जो कहता था कि मेरा कत्ल करना अब ज़रूरी नहीं रहा था। वो ये नहीं मैं कहता था, और लगता है कि गलत कहता था। आई सी। लेकिन ये कोई ऐसी गलती नहीं कि जो कि सुधारी ना जा सके। क्यों नोरा? नोरा ने सहमति से सिर हिलाया और बोला, मुझे जितनी जल्दी ये गलती सुधारने का मौका मिलेगा उतनी ही खुशी होगी। देखो, पीपट बोला, सोचता हूँ। नोरा रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा करता हुआ बोला, इसकी खामख्याली दूर ही कर दूँ। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं विष भरे स्वर में बोला। तेरा ये उस्ताद भी मुझे मार नहीं सकता जो जिसके सुर में तू सुर मिला रहा है। अच्छा? हाँ। क्यों भला? क्योंकि जिस चीज़ की तुम तलबगार हो वो इस फाइलिंग कैबिनेट में मौजूद नहीं। कौन सी चीज़? पीपट बोला। तुम्हें मालूम है कौन सी चीज़? जब तक तुम्हें उस चीज़ का कोई अता पता हासिल नहीं हो जाता तुम लोगों की मजाल नहीं हो सकती मुझे मारने की। मैं भी यहाँ से जाने लगा हूँ। इसे कहो मुझे रोक कर दिखाए, इसे कहो मेरे पर गोली चला कर दिखाए। बाहर मौजूद लड़की के बारे में क्या ख्याल है? वो कोई सगे वाली नहीं है मेरी, सिर्फ मुलाजिम है। तुम समझते हो कि उसके ज़रिए तुम मेरे पर दबाव डाल सकते हो, तो ये भी कोशिश करके देखो। हकीकतन वो कोरा ब्लफ था। रजनी का बाल भी बांका होने देने से पहले मैं अपनी जान दे सकता था। ये देखकर मेरे को दिली राहत महसूस हुई कि मेरा ब्लफ चल गया। अपनी खास जानकारी मैं फायरिंग कैबिनेट में नहीं रखता। यहाँ, एक उंगली से मैंने अपनी कनपटी ठकठकाई, यहाँ रखता हूँ। तो तुम मानते हो कि वो चीज़ तुम्हारे कब्ज़े में है? मैं क्या, तुम भी मानते हो, तभी तो उसका कोई सुराग पाने के लिए यहाँ घुसे बैठे हो। उस रात तुम ही ट्रक लेकर भाग गए थे। सूझा कैसे? हमारे उस आदमी ने सुझाया जो कि बाकी लोगों की तरह बुराड़ी में मारा नहीं गया था, जो कि सिर्फ घायल हुआ था और उस वक्त रहते कॉन्टेसा पर सवार होकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। काश भागकर अपनी जान बचाने से ज़्यादा अहमियत उसे ट्रक का पीछा करने को दी होती। जान पर आप बने हो तो जान बचाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। ठीक, तो ट्रक तुम्हारे कब्ज़े में है? ट्रक नहीं, ट्रक का मैंने क्या करना था? ट्रक का कंसाइनमेंट तुम्हारे कब्ज़े में है। हाँ। क्या है कंसाइनमेंट, मालूम कर चुके हैं? हाँ। सबसे पहली फुर्सत में मैंने शाफ्ट में छेद कर किया था। शाफ्ट में क्या है मुझे मालूम है, लेकिन कितना है, उसकी कीमत क्या है, ये नहीं मालूम। ये तो मुझे बता दो। 50 किलो प्योर अनकट हेरोइन की खबर है हमें, यानी कि 50 करोड़ का माल। हाँ। कहाँ रखा? रखा है ऐसी जगह जहाँ तुम सारे के सारे मिलकर भी 100 साल में उसे बरामद नहीं कर सकोगे। 100 साल लगाने की क्या ज़रूरत है? जो काम चुटकियों में हो सकता हो उसे करने में 100 साल लगाने की क्या ज़रूरत है? चुटकियों में तो वो सिर्फ मेरे और मेरे किए हो सकता है। तुम ही करोगे भाई। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कीमत अदा की जाएगी। अच्छा? हाँ। बोलो क्या चाहते हो? यानी कि सौदा करना चाहते हो? हाँ। तो सुन लो, खास कुछ नहीं चाहता मैं सिर्फ उस आदमी का सिर चाहता हूँ जिसने मेरे आदमी के पीठ पीछे खंजर भोंका। हम उस आदमी को नहीं जानते। फिर तुम्हारे से मेरा कोई सौदा नहीं हो सकता। फिर मेरा सौदा जयपुरिया से होगा। जयपुरिया के नाम से जादुई असर हुआ। दोनों बुरी तरह से चौंके। तुम तो बहुत कुछ जानते हो, पीपट हड़बड़ाया सा बोला। मैं केवल मुस्कुराया। ज़्यादा जानकारी जानलेवा साबित हो सकती है शायद, लेकिन फ़िलहाल मेरी जान को कोई खतरा नहीं। उसके नेत्र से कुड़े। उसने यूं नोरा की तरफ देखा जैसे वो उस घड़ी नोरा की सलाह का तलबगार हो। तब मुझे उसके बॉस के जिक्र पर वालिया की खामोशी याद आई। फिर भी मैं बोला, जोश में आकर मेरी जान के पीछे पड़ने का इरादा बन बैठा हो तो पहले ऊपर मशवरा कर लेना। ऊपर? ऊपर कहाँ?
वहाँ जहाँ तुम्हारा हाजिरी रजिस्टर है, जहाँ तुम यस सर, कमिंग सर, प्रेजेंट सर करते हो। क्या मतलब? अपने बॉस से मशवरा कर लेना। क्या? माल हाथ में आने से पहले उसे तुम्हारा मेरे पर हाथ डालना पसंद नहीं आएगा। सामने फ़ोन है, अभी बात कर लो। लो। मैंने मेज़ पर रखा फ़ोन उसकी तरफ सरकाया। तभी फ़ोन पर घंटी बजने लगी। मैं रिसीवर उठाने लगा तो पीपट ने आगे बढ़कर मेरे रिसीवर वाले हाथ पर अपना हाथ रख दिया। क्या है? मैं बोला। फ़ोन नहीं सुनने दोगे? सुनने देंगे, वो बोला, लेकिन सुनते वक्त रिसीवर इस ढंग से पकड़ना कि ईयरपिस एकदम कान से न सटे। उससे क्या होगा? उसे जब मैं तुम्हारे साथ सिर से सिर जोड़ूंगा तो दूसरी तरफ से आती आवाज़ मुझे भी सुनाई देगी। ओह, और तुम जो बोलोगे मेरी मर्जी के मुताबिक बोलोगे। ऐसा कैसे होगा? होगा, तुम करो, वरना लाइन काट दी जाएगी। समझ गए? हाँ, उठाओ। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो पीपट मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। उसने अपना एक कान ईयरपीस के करीब किया और फिर खुद हाथ बढ़ाकर रिसीवर को थोड़ा एडजस्ट किया। फिर उसने अंगूठा उठाकर मुझे ओके का सिग्नल दिया। हेलो, मैं माउथपीस में बोला। क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई जो कि मैंने तत्काल पहचानी। वही जो ऑफिस में होता है, मैं बोला। यानी कि बिज़ी हो? ज़्यादा नहीं, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं शहज़ादी साहिबा की? खिदमत तो तुम बहुत कर सकते हो, लैला की आवाज़ आई। मैंने पीपट की सूरत पर निगाह डाली तो मुझे लगा कि उसने भी लैला की आवाज़ पहचानी थी। उसके अगले एक्शन ने उस बात को सिद्ध कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर एक क्षण को माउथपीस को ढका और फिर मेरे कान में फुसफुसाया। उसे हमारी यहाँ मौजूदगी की खबर नहीं लगनी चाहिए। मैंने सहमति से सिर हिलाया तो उसने माउथपीस से हाथ हटा लिया। बोलिए, कोई खिदमत? मैं माउथपीस में बोला। पहली खिदमत तो यही है कि यहाँ आ जाओ, लैला की आवाज़ आई, और आकर अपनी बदसलूकी की माफ़ी मांगो। बदसलूकी किसने की? तुमने, और किसने? मैं इतनी अरमान से तुम्हारे फ्लैट पर पहुंची और तुम अपनी पिछली रात की वहाँ एंट्री लगाना भूल गए। ओह, दैट, यस दैट। कोई लड़की किसी का इंतज़ार कर रही हो और वो कोई किसी दूसरी लड़की को साथ लेकर वहाँ पहुँचे तो इसे क्या कहेंगे? शायद बस बदसलूकी ही कहेंगे। लेकिन अनजाने में हुई खता की माफ़ी भी तो मिल जाती है। मिल जाएगी, यहाँ आकर मांगो। महज माफ़ी मांगने ही आना है? और भी काम है। और क्या काम है? बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं। कब? फ़ौरन। फ़ौरन तो मुमकिन नहीं, मैं तो अभी बहुत मसरूफ़ हूँ। मैं कल मिल सकता हूँ। मिस्टर कुली बादशाह को टाल मटोल वाली ज़ुबान पसंद नहीं, उसकी बेटी को भी नहीं। लेकिन और इस वक्त बाप से ज़्यादा बेटी तुम्हारे मुलाकात की तमन्ना आई है। ओह, अ वर्ड टू द वाइज। समझ लो कि अक्लमंद को इशारा मिल गया। मैं मैं वॉल क्लॉक की तरफ निगाह डालता हुआ बोला, 3 बजे हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, 3 बजे। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और पीपट की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वो उस फ़ोन कॉल के बाबत कुछ कहेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रत्यक्ष उसके जहन में कुछ और ही था जिसे कि वो जल्दी ही ज़ुबान पर लाया। तुमने, वो मुझे घूरता हुआ बोला, ये कैसे सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई है? क्यों नहीं है? मैं बोला। नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं खुद अपना बॉस हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं। तुम असल में ये कहना चाहते हो कि काश तुम्हारे ऊपर कोई ना होता, काश तुम्हारी डोर किसी दूसरे के हाथ में ना होती। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे में और तुम्हारे इस गोरिल्लों में 19-20 का ही फ़र्क है। खबरदार। पता नहीं वो नोरा को गोरिल्ला कहे जाने से भड़का या अपने बराबर बताए जाने से भड़का। ओके ओके, चलो मैंने मान लिया कि तुम नोरा से ऊपर हो। लेकिन जैसा नौरा तुम्हारे अंडर में चलता है वैसे तुम भी किसी के अंडर में चलते हो, ये बात मैं यकीनी तौर से कह सकता हूँ। इसलिए अपने बॉस तक मेरी डिमांड पहुँचा देना। तुम्हारी डिमांड? ये कि तुम्हारे जोड़ीदार के कातिल को तुम्हारे हवाले किया जाए? हाँ,
और अपने बॉस को ये भी कह देना कि आइंदा बिचौलियों के ज़रिए बात नहीं होगी। बिचौलिया कौन? तुम। अरे अहमक, मैं ही बॉस हूँ। हाँ हाँ हाँ। साले, वो कहर भरे स्वर में बोला। हंसता है? हाँ, साला हंसता है। मेरे पर हंसता है? तेरे पर नहीं, तेरी अक्ल पर हंसता हूँ, जो समझता है कि तेरी कहने से मैं मान जाऊँगा कि तू ही बॉस है। उसने खा जाने वाली निगाहों से मेरी तरफ देखा और बेचैनी से पहलू बदला। उस घड़ी मुझे नोरा की आंखों में विनोद की चमक दिखाई दी, जो कि तत्काल गायब हो गई। यानी कि मैं सही राह पर था। पीपट ही टॉप बॉस होता तो नोरा की मन ही मन उस पर हंसने की मजाल न होती। तू बेवकूफ़ है, पीपट बोला, जो मौके का कोई फ़ायदा उठाने की जगह अपने आदमी के कातिल के पीछे पड़ा है। अरे मरने वाला मर गया, अब तेरे ऊपर कातिल के पीछे पड़ने से क्या वो जिंदा हो जाएगा? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे से पूछता है? अरे तेरे हाथ में खामका जो तुरुप का पत्ता लगा है, तुझे उसको कैश करने की कोई कोशिश करनी चाहिए। मतलब माल लौटाने की कीमत बोल। तू जो कीमत बोलेगा तुझे मिलेगी। बोलूँगा। शाबाश। लेकिन तुझे नहीं, तेरे बॉस को। जवाब में उसने जोर से दांत किटकिटाए और बोला, जी चाहता है तेरी गर्दन मरोड़ दूँ। बॉस से पूछ कर कर। मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला, अपनी मर्जी से नहीं। तू बॉस बॉस की रट नहीं छोड़ेगा। तू मैं ही बॉस हूँ, मैं ही बॉस हूँ की रट नहीं छोड़ेगा। उसने असहाय असहाय भाव से गर्दन हिलाई। एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे बॉस का लंबा इंतज़ार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे जल्दी उसका जवाब न मिला तो मैं माल पकड़वाने का इनाम क्लेम करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पहुंच जाऊंगा। खबरदार। खबरदार तो तू हो मेरे भाई, और जल्दी यहाँ से टल। जितनी जल्दी जाएगा उतनी ही जल्दी अपने बॉस के साथ या उसके जवाब के साथ वापस लौटेगा। मी पूपट पीपट के मुंह से बोलना फूटा। वो कुछ क्षण यूं स्थिर खड़ा रहा जैसे खड़े खड़े लकवा मार गया हो। फिर उसने गहरी सांस ली और नोरा को इशारा किया। तत्काल नोरा खड़ा उठ हुआ। तत्काल दोनों आगे पीछे वहां से रुखसत हुए। कुछ क्षण बाद मुझे बाहर का दरवाज़ा चौखट के साथ टकराने की आवाज़ आई। मैंने बाहर के कक्ष में कदम रखा तो पाया कि रजनी के सर पर मौजूद रिवॉल्वर वाला भी अपनी जगह से गायब था। रजनी की मेरे से निगाह मिली तो उसके शरीर से ने जोर से झुरझुरी ली। बड़े खतरनाक लोग थे, वो धीरे से बोली। हाँ, मैं संजीदा लहजे से बोला। आपके पीछे पड़े थे? हाँ। क्यों? एक ही तो वजह है। मिस्टर पांडे का कत्ल? हाँ। क्या चाहते थे? तू नहीं समझेगी। टले कैसे? मैं तो समझी थी कि आज हम दोनों यहाँ इकट्ठे शहीद हो जाने रहे थे। रजनी, तू कुछ दिन के लिए छुट्टी कर। उसने इनकार से सिर हिलाया। या नौकरी की ही कहीं और तलाश कर। दिल से कह रहे हो? दिल से तो नहीं कह रहा, दिल से कह ही नहीं सकता, लेकिन तेरी सलामती इसी में है कि मौत के अंदेशे से डरा रहे हो। यही समझ ले। सर। भयभीत होने की जगह वो बड़ी अदा से बोली। मौत से मौत तो ज़िंदगी का आखिरी अंजाम है। मौत से डरना अहमकों का काम है। मैं हक बकाया। और बड़ी अदा से वो आगे बढ़ी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मैं हक बकाया। ज़िंदगी और मौत के सौदे नहीं होते सर। अलबत्ता ज़िंदगी के ख्वाब खरीदे जा सकते हैं और मौत के अंदेशे बेचे जा सकते हैं। अगर आप मुझे मौत के अंदेशे बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनकी खरीदार नहीं। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। सो देयर, वो पूर्ववत बड़ी अदा से बोली। एक नंबर की कमबख्त है। मैं भड़का। कभी कोई बात समझने की कोशिश नहीं करती। मैं इतना संजीदा बात कर रहा था, उसे पता नहीं कहाँ ले उड़ी। मैंने भी संजीदा बात कही है। तूने क्या संजीदा बात कही है? नहीं कही है तो अब कहती हूँ। आई हैव माई एम्प्लॉयज़ राइट। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। नोटिस देकर 1 महीने की तनख्वाह देकर निकाल सकता हूँ कमबख्त।
तो अभी टुच्ची तरकीब आजमाएंगे आप मेरे खिलाफ? क्या क्या कहा? मेरे पर पेश नहीं चलती इसलिए मेरी जगह किसी और को रखेंगे जो कि आपसे फंसना अपनी खुशकिस्मती मानेगी? क्या बकती है? मैं सब समझती हूँ। माँ का सिर समझती है। अरे अहमक, बात में से बात मत निकाल, ओरिजिनल बात को समझ। क्या समझूं? जैसे हालात अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बने थे उनमें तू मेरे यहाँ कदम रखने के पहले मरी पड़ी हो सकती थी। वो रिवॉल्वर वाला तेरी खोपड़ी पर रिवॉल्वर तान कर तुझे खामोश रखने की जगह तुझे हमेशा के लिए खामोश कर सकता था। मैं मौत से नहीं डरती। बोला तूने? सौरभ मोदी की तरह शेर बोल के बोला, लेकिन मैं डरता हूँ। तो फिर आप अपनी हिफाजत का सामान कीजिए, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अरे खर दिमाग, मैं अपनी मौत से नहीं तेरी मौत से डरता हूँ। मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया तो आपका काम डबल हो जाएगा। डबल? तो मिस्टर पांडे की मौत के साथ आपको मेरी मौत का बदला भी लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गुड गॉड। पाँव पटकता मैं अपने कक्ष में वापस लौटा और अपनी कुर्सी पर ढेर हुआ। मैं उसे 1000 रुपये वाली वो लिपस्टिक भेंट करना चाहता था जो कि मेरी जेब में मौजूद थी, लेकिन कमबख्त ने वैसा कोई माहौल ही नहीं बनने दिया। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा। तभी एक बजर बजा। झुंझलाते हुए मैंने फ़ोन उठाया और भन्नाया सा बोला, क्या है? वही है, रजनी बोली, जिसके लिए ऑफिस खोल के बैठे हो। मतलब? लाइन पर कोई क्लाइंट हो सकता है। 4 पैसे कमाएंगे तो ही मेरी तनख्वाह भर पाएंगे ना। फिर शुरू हो गई। कोई मिस्टर जयपुरिया लाइन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। तत्काल मैं सीधा होकर बैठा। काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी आज की तारीख में दिल्ली शहर में आपके खादिम की। दे, मैंने बोला। एक क्लिक की आवाज़ हुई और फिर लाइन थ्रू हो गई। मिस्टर कोहली, एक अधिकारपूर्ण स्वर मेरे कान में पड़ी। स्पीकिंग, मैं बोला। सुधीर कोहली, प्राइवेट डिटेक्टिव? द सेम। इन पर्सन? वन ऑफ द काइंड? फरमाइए। मैं हीरालाल जयपुरिया बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। कब आ सकते हो? जब आप हुक्म करें। मेरे हुक्म की कोई अहमियत समझते हो तो आज ही मिलो। कब? शाम को किसी वक्त? 5 बजे? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जहाँ पहुँचना है वो पता नोट कर लो। पता मुझे मालूम है। मालूम है? आई एम ए डिटेक्टिव, रिमेंबर? ओह। मैं पूरे 5 बजे B26 निज़ामुद्दीन एस्टेट पहुँच जाऊँगा। गुड। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाने लगा। सिगरेट समाप्त होने तक मेरा आंदोलित मूड काफ़ी हद तक शांत हो चुका था। मैं अपने स्थान से उठा और बाहर रजनी के डेस्क के सामने पहुंचा। वो रेती से अपने नाखून घिस रही थी। अपना वो ज़रूरी काम बंद करके उसने मेरी तरफ निगाह उठाई। जा रहा हूँ, मैं बोला। अब लौट के नहीं आऊँगा। हे भगवान, वो व्याकुल भाव से बोली। मेरी तनख्वाह का क्या होगा? अगले ही हफ्ते 1 तारीख है। हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। तनख्वाह की सगी। मैंने कहा है कि अब आज वापस लौट के नहीं आऊँगा। ओह, आज लौट के नहीं आएंगे? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। निकली तो नहीं? नहीं, निकली तो नहीं। बाल बाल बच गए। इतने शेर कहाँ से सीख गई? रैम्बो ने तो नहीं सिखाए। वो हंसी। अब घटोत्कच का भी एक शेर सुन। इरशाद, बल्कि 2 सुन। सुनाइए। शामिल नहीं है जिसमें तेरी मुस्कुराहटें, वो जिंदगी भी जहन्नुम से कम नहीं। वाह। इसलिए मौसम बहार करे सिजदा सुबह शाम तुझे, अलावा मुस्कुराने का न रहे कोई काम तुझे। ये सबसे उम्दा बात कही आपने। मुस्कुराने का काम भी करूँगी, ऊपर से तनख्वाह भी मिलेगी। जब तक रहे तू, यूँ रहे कि तू ही तू रहे। जब तू न रहे तब भी तेरी गुफ्तगू रहे। मैं क्यों ना रहूँ सर? वो पल के फड़फड़ाती हुई बोली। रैम्बो से पूछना, समझा देगा। और फिर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तो 3 शेर हुए। आपने तो 2 के लिए कहा था। शुक्र है
3 तक तो गिन सकती है। मैं तो जाने दे मालूम है। 10 तक गिन सकती है दस्ताने उतार कर। 20 तक गिन सकती है सुबह जुराबे उतार कर। 22 तक गिन सकती है। अब आप जाने दीजिए। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी। मैं कदनर अपने अच्छे मूड में अपने ऑफिस में रुखसत हुआ।